आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम। One earth, one family, one future. One earth, one family, one future. नमस्कार 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है स्वाति और मिशन G20 आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से मैं। ये विशेष प्रस्तुति जो कि G20 के साथ जुड़ी है और खासतौर पर G20 इंडिया के साथ जुड़ी है क्योंकि भारत के पास है G20 की अध्यक्षता। तो ऐसे में G20 से जुड़ी जानकारी और उसमें होने वाली तमाम गतिविधियां लेकर हाजिर होती हूं मैं सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर। और आज हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, उस खास कहना चाहिए ट्रैक के बारे में बात करने जा रहे हैं G20 के, जिससे इसकी शुरुआत हुई थी। जी हाँ, फाइनेंस और फाइनेंशियल ट्रैक जो है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रैक ऑफ G20। और G20 इंडिया में क्या कुछ हो रहा है फाइनेंशियल ट्रैक को लेकर, इसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे आज के इस एपिसोड में। और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानचंद मिश्रा जी। ही इज़ द मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, लॉयर हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड कमेटी के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्ञानचंद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाति मैडम, मुझे यहाँ आप लोगों ने इनवाइट किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी ज्ञानचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर हम सीधे सीधे अपने फाइनेंशियल ट्रैक के ऊपर आएँ, हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस से जो है उबरने के लिए ही G20 का निर्माण हुआ था। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक्स है या जो फाइनेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा हो जाते हैं और हर बार कुछ ना कुछ चैलेंजिंग इसके आगे होता है जिसके लिए समाधान ढूंढे जाते हैं। तो प्रेजेंटली जब G20 इंडिया की हम बात करते हैं तो G20 के सामने जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो क्या हैं? जी, G20 की अगर हम बात करें तो उसके जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसमें प्रमुखता जो हमारे डेट हैं, उन डेट को लेकर के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, डेट सर्विस है, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि अगर डेट सर्विस नहीं होता है तो फिर डेट रिस्ट्रक्चर होना चाहिए जी। अगर डेट रिस्ट्रक्चर भी टाइम से नहीं होता है तो वो लोन्स का डिफ़ॉल्ट होता है, जिस डिफ़ॉल्ट की वजह से वो कंपनियां जो लोन ले रखी हैं वो फ्यूचर में काम करने के लिए उनके पास फंड नहीं होता है और वो अंततः अपने जो क्रियाकलाप हैं उनको आगे नहीं ले जा पाती हैं। जी, अगर मैं आसान भाषा में पूछूं आपसे, आपने कहा कि डेट सर्विस और डेट रीस्ट्रक्चरिंग, तो सिंप्लीफाई करके अगर हम कहें तो क्या होता है? जी, डेट सर्विस का मतलब होता है कि जो किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ने लोन लिया है, किसी बैंक से लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, सो उस लोन को उसको चुकता करना होता है। उस लोन पर उसको सर्टेन परसेंट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है और एक टाइम बाउंड मैनर में उसको चुकता करना होता है। जी। क्या होता है कि अगर कोई कंपनी किसी स्ट्रेस में है तो उस लोन को टाइमलीनेस मैनर में वो उसको चुकता नहीं कर पाती है। जी। रिस्ट्रक्चर का मतलब होता है उसके लोन को दोबारा समझना, जी। लोन को दोबारा रिस्ट्रक्चर करना, उसको नए तरीके से नए समयावधि देना, इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम करना और बाकी सुविधाएं मुहैया करवाना उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने लोन लिया हुआ है। सो अभी जितने G20 के जितने देश हैं उनमें अगर देखा जाए तो जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग है उसकी एक आवश्यकता महसूस की जा रही है। जी, हम सभी जानते हैं कि बहुत से देश ऐसे हैं जो इस समय इकोनॉमिक स्लो डाउन और इंडस्ट्रियल स्लम्प और इन सभी चीज़ों से गुजर रहे हैं और उसके चलते जो इकोनॉमीज़ हैं डेफिनेटली उनके ऊपर बहुत असर आ रहा है। और इसमें हम सभी जानते हैं कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं वो भी शामिल हैं। श्रीलंका में अभी थोड़े समय हमने देखा था कि किस तरह से फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और आज सुबह ही हमने अखबार में पढ़ा है बांग्लादेश के बारे में भी। yes. तो ऐसे में ये जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है
जी। वो किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका समाधान G20 कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। हम बात कर रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानचंद मिश्रा जी से, और इनसे हम जान रहे हैं अब तक जो फाइनेंशियल ट्रैक में जो कुछ भी क्रियाकलाप हुए हैं, जो भी चर्चाएं हुई हैं, और इन डिस्कशंस का आगे क्या रूप होने वाला है और किस तरह से इसके ऊपर एक्शन जो है वो किया जाएगा, G20 क्या कुछ कर रहा है, और इसी बारे में हम आप तक पहुंचाएंगे जानकारी हमारे आज के इस प्रोग्राम में। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो, आकाशवाणी FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और हम सभी जानते हैं कि इस बात की बहुत ही ज्यादा सार्थकता हमेशा रही है और रहेगी, और इस चीज को जितना हम सार्थक कर सकें अपने इंडिविजुअल बिहेवियर से और साथ ही साथ एक कलेक्टिव ग्लोबल थॉट से, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना ही बेहतर कल की हम उम्मीद कर सकते हैं। 102.6 FM रेनबो का ये खास प्रोग्राम आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पे। आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक है G20 का, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानचंद मिश्रा जी, मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब तक फाइनेंशियल ट्रैक में 2 मीटिंग्स जो है वो हुई हैं, तो वो मीटिंग्स जो हैं वो कौन सी थी और उसमें क्या कुछ हुआ, उसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। 2 मीटिंग अब तक हुआ है फाइनेंशियल ट्रैक में, जिसमें पहली मीटिंग 22 से 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में हुआ, जिसमें G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेकंड मीटिंग में सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पहली मीटिंग में जो डिस्कशन का पार्ट था वो मुख्य था जो रसिया यूक्रेन का वार हुआ उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, और क्रिप्टो करेंसीज का अभी चूंकि पूरे विश्व स्तर पर काफी चलन देखा जा रहा है, उस चलन का क्या इम्पैक्ट है, इस पर डिस्कशन हुआ। इसके अलावा एक जो हमारा ग्रुप फॉर्म हुआ है वो ये देखने के लिए कि हमारे जो इंटरनेशनल फाइनेंसेस हैं वो किस तरीके से मॉनिटर हो रहे हैं, उसको देखने के लिए किया गया। और अगर देखा जाए तो एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स की बात की गई, जिसके बारे में कहा गया कि ये जो इंटरनेशनल जितने भी अफेयर्स हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, हाउ दैट कुड बी मॉनिटर्ड बाय मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स। इसके साथ साथ ये कहा गया कि जो हमारे अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, या आप कह लें जिन कंट्रीज में अभी डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ है, उन कंट्रीज के फाइनेंसेस के ओवरऑल स्ट्रक्चरिंग और रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बात किया गया। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात जो किया गया वो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात किया गया। तो टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसके बारे में बात किया गया, और उनका मुख्य उद्देश्य जो है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से ऊपर जाना, सबको फूड्स अवेलेबल करवाना, अच्छे हेल्थ अवेलेबल करवाना, इन चीजों को एक्युमुलेट करके किस तरीके से एक वैश्विक दृष्टिकोण पर मानव संरचना को बेहतर से बेहतर प्रगतिशाली बनाया जाए, उस पर चर्चा किया गया। जो दूसरी मीटिंग हुई वो G20 की, वो अगेन फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का हुआ। ये हमारा हुआ 12 से 13 अप्रैल वाशिंगटन DC में हुआ। इसके जो मुख्य चीजें थी उसमें सस्टेनेबल फाइनेंस, जो आजकल हमारा टॉक ऑफ टाउन हुआ है सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, वो चर्चा का विषय रहा। फाइनेंशियल इंक्लूजन चर्चा का विषय रहा, इंटरनेशनल टैक्सेशन चर्चा का विषय रहा, एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बारे में उस पर डिस्कस हुआ ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ। अगर हम देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो हमारी पूरा वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसका एक साथ कहीं ना कहीं समाहित होकर चलने की आवश्यकता है। अगर कोई देश बहुत अमीर होता है, कोई देश गरीब है, गरीब ही बना हुआ है, तो शायद संरचना में कहीं आगे बहुत समस्या देखी जाएगी। ये देखा गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन किस तरह बेहतर किया जाए, कैसे हर तबके को एक साथ शामिल किया जाए, और साथ साथ ये भी देखा गया कि सस्टेनेबिलिटी जो कि इस
विश्व के पर्यावरण को सुरक्षित रखना जी। और उसको बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी से जोड़ना, वो कैसे हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, उन पर चर्चा किया गया। जी, और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कि बहुत ज़रूरी है सभी को जोड़ने के लिए मुख्य धारा से, और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि सस्टेनेबल जो है ये वर्ड, ये बहुत ज़रूरी है, और सस्टेनेबिलिटी और बिजनेस जो होता है ना, अक्सर जो है विरोधाभासी होता है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से इस गैप को बहुत ज़्यादा कम किया जाए, इस चीज़ के ऊपर बहुत चर्चा की जा रही है G20 में। ख़ास तौर पे G20 में फाइनेंशियल ट्रैक में और क्या कुछ हुआ है और किन चीज़ों पे जो है और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्योंकि G20 एंड में आके एक बार फिर से याद दिला देती हूँ, जुड़ता है आपकी और मेरी ज़िंदगी से। तो इन सभी चीज़ों का हम आप तक पहुंचाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। सुनते हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पे। प्रोग्राम है ये मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। आकाशवाणी FM रेनबो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। 102.6 FM रेनबो प्रोग्राम चल रहा है मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मैं हूं स्वाति आपके साथ, और आज हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में। 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसमें बहुत सी चर्चाएं हुई हैं, और वे फॉरवर्ड क्या होने वाला है ये अभी समय के साथ हमें पता चलने वाला है, और साथ ही पता चलने वाला है हमारे इस प्रोग्राम में, क्योंकि ये प्रोग्राम है हमारा पूरा का पूरा G20 इंडिया के साथ जुड़ा हुआ। हम सभी जानते हैं कि G20 की अध्यक्षता इस साल भारत के पास है, और इस पूरे साल में बहुत सारी गतिविधियां होने जा रही हैं, और साथ ही G20 पहुंच रहा है इंडिया के कोने कोने तक। सारी मीटिंग्स जो हैं वो तमाम शहरों में की जा रही हैं। इसके साथ साथ पहली बार बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम हो रही हैं। इंडिया के अपने यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। और आज जब हम फिनेंस की बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानचंद मिश्रा जी, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम सेंट्रल बैंक्स की बात करते हैं ग्लोबल फाइनेंस के कंटेक्स्ट में, तो सेंट्रल बैंक्स का हम कह रहे हैं कि उनका रोल है क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करने में, ग्रीन इकोनॉमीज को डेवलप करने में, और ग्रीन फाइनेंस। तो इन सब में बैंक्स का रोल क्या रहता है, और एग्जैक्टली ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन फाइनेंस ये क्या चीज़ें हैं? जी स्वाति जी, अगर हम देखें तो आज की डेट में 3 ऐसे वर्ड हैं जो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं जी। ESG, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। जी। सो अभी क्या है, एनवायरनमेंट की सुरक्षा करना हम सबका काम है। बिल्कुल। अगर प्रकृति है तभी हम सब हैं। तो अब बात आती है प्रकृति को हम फिनेंस और अकाउंट से और इकोनॉमी से कैसे जोड़ें। तो एक समय अब ऐसा आया है जब सब लोगों को लग रहा है, बैंक्स को भी लग रहा है, कि अगर हमें किसी ऐसी प्रोजेक्ट के बारे में फिनेंस करना है जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है जी। जो प्रकृति के लिए योगदान दे सकता है, तो उसके लिए फंडिंग आसान हो रहा है जी। उसके लिए बैंक्स उनको प्रमोट कर रहे हैं। बैंक उनको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको फंडिंग दे रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स आ करके न केवल कॉमर्शियल दृष्टिकोण से काम करें बल्कि वे प्राकृतिक व्यवस्था को अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ करके इसको आगे ले जाएं जी। वो काम करने का काम कर रहे हैं। तो कोई भी फंडिंग, कोई भी फाइनेंस जो हमारे प्रकृति की, नेचर की ऊर्ध्वगति को आगे ले जाता है जी। वो हमारा बेसिकली ग्रीन फाइनेंस है। तो ग्रीन फाइनेंस हमारा वो फाइनेंस है जो हमारे प्रकृति की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान कर रहा है। पहले सिर्फ कोई भी संस्थान प्रॉफिट के बारे में काम करती थी, अब वो चेंज हो करके अब प्लैनेट फर्स्ट है, प्लैनेट, पीपल, देन प्रॉफिट। तो इसलिए ग्रीन फाइनेंस सभी बैंक्स का आज की डेट में प्रयास है कि कोई भी संस्थान, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्री जो काम कर रही है वो ग्रीन फाइनेंस को लेकर के आगे बढ़े। पहले वो ये प्लेज करे कि हम इक्वली प्रकृति के लिए भी काम करेंगे और उसके लिए अलग व्यवस्था है। मैं आपको थोड़ा सा बस 10 सेकंड के लिए और बताऊं, अभी बहुत ऐसे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करते हैं जो प्रकृति के लिए ज्यादा उपयोगी हो रहे हैं। वो अपने इंटरेस्ट को डाउन कर लेते हैं, अपने
वो जो उनको डिविडेंड मिलना उसको कम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर कंपनी प्रकृति को योगदान दे रही है तो उसके साथ हम जरूर इन्वेस्ट करें, उसके साथ फाइनेंस करें। सो ये है स्वाति जी, देयर इज नो प्लैनेट बी। और इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएं और अपनी सभी इंडिविजुअल बिहेवियर से लेके अपने जो बिजनेस है, अपनी जो इकोनॉमी है, उन सभी के साथ इंटीग्रेट कर लें इस बात को, तो उतना ही जल्दी और उतना ही अच्छा हम सभी के लिए है। और जैसा कि सर ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि पहले प्लैनेट, फिर पीपल, फिर प्रॉफिट। तो यही क्रम है जो होना चाहिए और इसी के ऊपर चर्चा होनी और कंसेंसस बनना। और हम सभी जानते हैं कि हर देश तरक्की करना चाहता है और हर देश जो है इकोनॉमिकली साउंड होना चाहता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ये जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, इनके बीच में भी थोड़ी परेशानी आती है क्योंकि इनके जो गोल्स हैं वो फर्क होते हैं, लेकिन ये गोल्स एक किए जा सकते हैं और यही काम कर रहा है G20। मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ कि हमारे साथ हमें जो है इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने G20 के बारे में बताते हुए कि G20 क्या कुछ करने जा रहा है, उन्होंने क्या कहा। G20 finance track is very actively looking in that how do we mobilize adequate and timely financing for climate action. And it's not just about the financing aspect, but also a concern or the aspect which has been noted, the newer technologies as well as access to critical minerals. So these are the three ones with a mix of domestic financing, international financing through public sources suitably leveraged through multilateral development organizations, as well as private financing. All three, everything supported by both price and non-price policy levers. जैसा कि आपने इनकी बात को सुना, G20 के फोकस कहाँ पे है और वो किन चीज़ों को ध्यान में रखकर चल रहा है, ये इन्होंने अभी हमें बताया। सुन रहे हैं आप मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, मेरे यानी स्वाति के साथ, सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से सभी लोगों को परेशान किए हुए है और क्लाइमेट चेंज जो है एक बहुत ही बड़ी प्रायोरिटी के रूप में उभर कर सामने आया है और G20 भी इससे अछूता नहीं है। G20 में जो क्लाइमेट चेंज है उसको टैकल करने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए और उससे निपटने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, उसके ऊपर बहुत बेतरह से मैं कहूँगी कि डिस्कशन किए जा रहे हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि टिपिंग पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं और ऐसे में अगर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात भी हो सकती है। बात कर रहे हैं हम फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में। आज हमारा ये प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, जिसे आप सुनते हैं FM रेनबो पे, आज हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट ट्रैक फाइनेंशियल ट्रैक के बारे में बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम CA ज्ञानचंद्र मिश्रा जी से और इनसे हम जानना चाहेंगे, सर थोड़ी देर पहले हमने अभी ग्रीन फाइनेंस के बारे में बात की, तो ग्रीन फाइनेंस जो है आखिर किन सोर्सेज से जनरेट किया जाता है, और इसके साथ साथ दो टर्म्स और हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक है सस्टेनेबल फंड्स और दूसरे हैं कार्बन क्रेडिट्स, और ये सब कुछ मुझे लगता है आपस में जुड़ा हुआ है, तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए। स्वाति जी, ये ग्रीन फाइनेंस, जैसा कि हम लोगों ने अभी बात किया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन करने के लिए जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फंड करते हैं वो ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि वो नेचर के लिए पैरेलल कुछ काम कर पाए जी। इसके लिए जो फंडिंग के तरीके हैं वो कई हैं, जैसे ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं आजकल कि कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहे तो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करता है कि जहां पर उसको लगता है कि वो कार्बन न्यूट्रल होकर काम करेगा। लाइकवाइज ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं, ये डेट फंड्स होते हैं जिन पे लोग पैसा लगाते हैं कि वो उनको कम इंटरेस्ट मिले या ना इंटरेस्ट मिले, दे आर हैप्पी, लेकिन उनको ये चाहिए कि वो जो पैसा जहां लगाया जा रहा है जी, वो प्रकृति के लिए काम करे, वो हमारी संवेदनशीलता प्रकृति की समझे और नेचर को आगे ले जाने में सहयोग करे। और तीसरा जो आपने इस सस्टेनेबल फंड की बात करी, ये आजकल बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है, जैसा मैंने आपसे बात किया था, ESG, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आजकल सस्टेनेबल फंड्स बनाए जा रहे हैं। उन फंड्स में उन्हीं कंपनियों को इंक्लूड किया जा रहा है जिन कंपनियों का काम इस तरीके से है जो प्रकृति के वैल्यूज को आगे ले जा रहे हैं, जो कार्बन न्यूट्रल होने में सहयोग दे रहे हैं जी। और जो क्लाइमेट चेंज में हम लोगों को इस्टेब्लिश करने के लिए या उसको रोकने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं। किसी को भी अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो जो हमारे सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स हैं जिन पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगा, इधर ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स और ग्रीन बॉन्ड्स
are sustainable funds. So these are the things. One thing that you जो आपने बोला कार्बन न्यूट्रल, कार्बन क्रेडिट. सो क्या है कि कोई भी हम लोग जो काम करते हैं, सो हम लोग जो कार्बन जनरेट करते हैं उसको कंपेंसेट करने के लिए हमारा दायित्व है कि हम उतना प्रकृति को वापस करें जी. तो जितना हम ले रहे हैं उसको देने के लिए हम क्या फुट स्टेप्स ले रहे हैं जी, उनको हमें बताना और उनको कंपेंसेट करना. सो दिस इज बेसिकली कार्बन क्रेडिट. जैसे मान लिया हमने सपोज 1 टन ऑफ पेपर्स हमने कंज्यूम किया प्रिंट आउट करने के लिए जी. सो 1 टन पेपर अगर हमने कंज्यूम किया तो 1 टन पेपर बनने में कितने पौधे लगे होंगे जी, उनकी आज क्या डिस्काउंटिंग है जी. सो इस तरीके से हम क्या कार्बन न्यूट्रल कर पा रहे हैं. तो कार्बन रेटिंग्स भी मैंने सुना है कि एक शब्द होता है, वो शायद इसी से जुड़ा हुआ है कि हमने कि जो कार्बन कि किसी चीज को इस्तेमाल करने से कितना कार्बन जनरेट होता है. जी जी जी, उस तरह की कोई रीडिंग बिल्कुल है. इसका रेटिंग भी है और मैं इसके आगे की भी एक आपको व्यवस्था बताऊं. जो अभी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जिसके हम लोग मेंबर हैं, उसने अभी इसका ऑडिट सिस्टम भी अलग कर दिया है. अच्छा. सस्टेनेबिलिटी ऑडिट सिस्टम अलग कर दिया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलग से आए हैं कि आपने किसी कंपनी ने बोल दिया कि हमने इतना कार्बन जनरेट किया, इसको न्यूट्रल कर दिया, या हमने सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स इतना प्रकृति के लिए काम किया, सो हम वैसे नहीं मानेंगे. आगे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनके ऑडिट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी का भी प्रॉपर ऑडिट होगा, उसका रिपोर्ट जाएगा. सो कोई कंपनी ऐसे भी नहीं क्लेम कर सकती है कि हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर दिया है जी. उसको उनको ऑडिट करवा के प्रॉपरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रिपोर्ट जाएगा कि इस कंपनी ने अगर इतना कार्बन जनरेट किया तो सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स इसने इतना कंट्रीब्यूट किया है जी. और आप मुझे बता रहे थे और कि जो कार्बन क्रेडिट्स होते हैं उनका भी डेबिट और क्रेडिट सिस्टम होता है एक बैंक बैलेंस की तरह से. बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा आपने. इस प्रकृति से अगर जो हमने लिया है अगर हम वापस नहीं करेंगे तो हम प्रकृति में रहेंगे कैसे. तो इसलिए सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, इंडस्ट्रीज, इनका सबका ये दायित्व है कि जितना उन्होंने प्रकृति से लिया है, डेबिट किया है, उतना वो क्रेडिट जरूर करें जी. सो इसका भी अपना एक पासबुक है जिसको हमें मानसिक तौर पे और प्रकृति को आधार मानते हुए, साक्षी मानते हुए हमें इसको वापस करना चाहिए. अब इसका फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी प्रॉपर वैल्यूएशन होना है. उसी हिसाब से उसके स्टैंडर्ड्स जो बनाए जा रहे हैं उस पर ऑडिट होगा और उसका रिपोर्ट दिया जाएगा. तो आपके द्वारा जनरेट की जाने वाली जो कार्बन है और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, अब वो अनअकाउंटेड नहीं रहने वाली हैं. अब उनका भी जो है पूरा हिसाब किताब रखा जा रहा है. और सिर्फ हिसाब किताब रखा नहीं जा रहा है बल्कि इस अकाउंट को न्यूट्रल रखने की और उसके सही तरह से कहना चाहिए कि सब चीज़ें बराबर करने की और नेचर को लौटाने के जो इंतजाम है वो भी किए जा रहे हैं. उसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, यही सब चर्चाएं हैं जो कि की जा रही हैं. क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए. सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो. आकाशवाणी FM रेनबो. क्लीन एंड ग्रीन प्लैनेट की जो कल्पना है ना वो हम सभी के जहन में तो है, लेकिन उसको सच कैसे किया जाए उसके लिए जो है ना आज फिजिकली उसको समझने की और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है. और G20 भी यही काम कर रहा है कि आखिर वो कौन सी प्रैक्टिसेस हों, आखिर वो कौन से बिहेवियर चेंजेस हों और आखिर वो कौन सी सुविधाएं हों जिसके जरिए इस क्लाइमेट चेंज को जो है वो रिवर्स गियर जो है ना उसमें वो लगाया जा सके. सुन रहे हैं मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम ओनली ऑन 102.6 FM रेनबो. और हर हफ्ते की तरह निशा एक बार फिर से आ गई हैं लेकर हमारे लिए इस हफ्ते की ताज़ा अपडेट्स. तो निशा क्या बता रही हैं आज? Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. The third G20 Health Working Group meeting is underway in Hyderabad. The sessions focused on initiatives on health emergencies, prevention and preparedness. Dr. V.K. Paul, member from Niti Aayog, delivered the keynote address at the third G20 Health Working Group meeting at Hyderabad. Let's take a listen. The G20 group is deliberating to create a global digital health initiative. And the discussion is on how do we bring it together, what does it do over and above what's being done, and how it will help the larger cause of the world, and then how to govern it and how to finance it. These are the discussions. There's an agreement that such an initiative should be there. There is a concurrence that we should
create a global system of this nature, and it should become an enabler of universal health coverage through these technologies, and the technology will become more complex, technologies will become more powerful as the time grows, so it is time that we really put our act together. Also, the Union Health Secretary Shri Rajesh Bhushan highlighted the 3 health priorities of G20 India presidency at the event. Let's listen in. The global health landscape, as we all know, has witnessed unprecedented challenges as well as unprecedented cooperation during the recent health emergencies. The ACT Accelerator, a global collaboration aimed at accelerating the development, production and equitable distribution of COVID-19 tools, has exemplified the power when priorities get aligned and action becomes collective to respond effectively during health emergencies. It has become apparent that collaboration and coordination are essential even before crises like COVID-19 pandemic unfold. This underscores the critical role of platforms like the proposed Global MCM Coordination Platform that we have discussed yesterday. The Global MCM Coordination Platform is envisaged as a vital mechanism for strengthening coordination and collaboration in the development and distribution of medical countermeasures. The Pharmaceutical Secretary Ms. S. Aparna addressed the inaugural session. Here is what she says. This effort builds upon an ongoing agenda of the Health Working Group meetings in continuation from the G20 Indonesian presidency and the G20 Italian presidency. Such continuity and collaboration are vital in addressing the complex global challenges that we face. The Director General of the World Health Organization's 10 proposals to build a safer world together emphasize that collaborative efforts are essential for access to medical countermeasures and emergency coordination. The G7 Hiroshima Leaders Communique underscores the urgent need to foster innovation and strengthen R&D for safe, effective, quality assured and affordable medical countermeasures. This commitment also aligns with the 100 Days mission, highlighting the importance of advancing research and development efforts to ensure the availability of necessary medical countermeasures. Well, time now to listen to the G20 delegates. This has been a really fruitful set of discussions around the G20, building on India's long leadership in the space of digital innovation and leveraging digital technologies to achieve health for all. I think what we're trying to do is level the playing field, making sure that these technologies are available widely for countries all across the globe looking to undertake a process of digital health transformation, to make sure that we're able to reach the last mile with quality assured technologies that can deliver the services that people are expecting from their governments. We're at the verge of an important digital health revolution globally, where post-pandemic the appetite for investing in digital technologies is greater than it ever has been. So the time is now to learn from successes like India and its neighbors, to apply those successful lessons and really accelerate our progress towards leveraging universal health coverage, amplifying the capacity of digital tools to achieve these goals. I think India did a very good job in terms of its COVID response, and I'm really encouraged by India's strong commitment to preparing for the next pandemic. At the G20, where I am at the moment, the Health Working Group meeting, India has really emphasized the importance of making sure that the world is prepared for future pandemics. And in this context, I'd also like to thank India for its strong support to the Pandemic Fund, which was created last year on the heels of the COVID-19 crisis to help low and middle income countries
increase their capacity and improve their ability to prevent and prepare for future pandemics. Really good to be discussing how we're going to respond to the next pandemic, and it's very appropriate that India are leading on many of those discussions, especially around how we make the next generation of vaccines, the next generation of diagnostics and therapeutics to respond to the next pandemic. And certainly India has a huge track record now in developing vaccines, developing drugs, and has become a major player globally in working on global health security. So India not only is leading and driving the strategic discussions, but behind those strategic discussions is a huge capability to produce medicine, to produce vaccines. So it's really good. It's really good that we see India taking this leadership role on the global stage. That's all for now. It's me, Nisha Bharadwaj, signing off. And for more information, keep listening to Mission G20 Vasudhaiv Kutumbakam. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम सुन रहे हैं आप 102.6 FM रेनबो पर और बात कर रहे हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानचंद मिश्रा जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, समय थोड़ा बचा है हमारे आज के एपिसोड का, लेकिन जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की हम बात करते हैं तो खासतौर पे G20 इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो G20 इंडिया का क्या विजन है फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर? जी स्वाति, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये उनका विजन है, और अगर हम G20 से इसको कोरिलेट करें तो निश्चित तौर पर मोदी जी का विजन ही G20 के विजन को हम देख पाएंगे। जी। फाइनेंशियल इंक्लूजन में मुख्यतः समाज के हर वर्ग को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जो मुख्य धारा उससे जोड़ने का है। जी। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति, समाज के हर व्यक्ति का एक खाता होना चाहिए बैंक में, जैसा हमारे यहाँ भारत में माननीय मोदी जी ने जनधन खाता खोलकर समाज के हर व्यक्ति को उसका लाभ दिया। जी। हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं लोन मिलना चाहिए। जी। हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं इंश्योरेंस होना चाहिए। सो इस तरीके से हमारा क्वांटम डिफर कर सकता है, लेकिन बेसिक अम्यूनिटीज नहीं डिफर कर सकती हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसका खाता हो, हर व्यक्ति को अधिकार है उसको लोन मिले, हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसका इंश्योरेंस हो। जी। और मुख्यतः इन सब के द्वारा जो मुख्य विजन है वो है कि सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना, ग्रोथ लाना, सबके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, समाज की अर्थव्यवस्था को नई गति देना। और इन सब के द्वारा हमें, जैसा हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में भारत में बहुत अच्छी गति से विकास हुआ है और हर व्यक्ति इस धारा का भाग हुआ है। आजकल छोटे छोटे जो हमारे फंड्स हैं वो भी खाते में सीधे भेजे जा रहे हैं। जी। कोई भी हमारे ग्रांट है खाते में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कैश में डिस्ट्रीब्यूट हो। सो इस तरीके से ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारे देश और अर्थव्यवस्था को आगे ले जा रहा है। यकीनन एक विजन है G20 इंडिया के पास, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक विजन जो है वो उसको दिया है, और उसको समाहित करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को जन जन तक पहुंचाना है और अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से और उससे होने वाले फायदों से सभी को जुड़ना चाहिए और उसमें सबकी भागीदारी भी होनी चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीज़ों को लेकर काम कर रहा है G20 से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम के जरिए। सुनते हैं इसे आप सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पे। आकाशवाणी की ये खास प्रस्तुति आप तक पहुंचती है हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच। और आज हमने बात की चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानचंद मिश्रा जी से, मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सर, हमारे स्टूडियो में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी, हमें इनवाइट करने के लिए और हमसे इंटरेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। G20 इंडिया से जुड़ी तमाम जानकारी अगर आपको कहीं प्राप्त होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के जरिए और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। आज का एपिसोड बस यहीं तक, आज का समय बस यहीं पर, और स्वाति को दीजिए इजाजत। आप सभी सुनते रहिए FM रेनबो। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता